नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 3 बज रहे हैं। इस बुलेटिन की शुरुआत अफगानिस्तान की खबर से। खुद को तालिबान ये कह रहा है कि वो महिलाओं को आज़ादी देगा। पहले से वादा कर रहा था, लेकिन महिलाओं को अब सजा दे रहा है। अब तक तालिबान महिलाओं के खिलाफ फरमान जारी करना शुरू कर चुका था। अब उसने महिलाओं को अंधकार युग में धकेलने वाला बयान दे दिया है। एक तालिबानी नेता ने कहा है कि महिलाएं मंत्री नहीं बन सकती, उन्हें सिर्फ बच्चे पैदा करना चाहिए। निशाने पर वो अफगानी महिलाएं जिन्होंने तालिबानियों की नाक में दम कर रखा है, कह रही हैं हमें पढ़ने दो, हमें काम करने दो, हमें सरकार में हिस्सेदारी दो, हमें अफगानिस्तान की तरक्की में भागीदारी दो। मगर तालिबान कहता है ना, हरगिज नहीं। औरतें खेल नहीं सकती, औरतें बिना हिजाब निकल नहीं सकती, अकेले बाजार नहीं जा सकती। और बिना पढ़े लिखे खुद को सबसे महान बता चुके तालिबानियों का नया बयान तो सारी बहस को ही खत्म कर देता है। टीवी शो में बैठकर ये तालिबानी कहता है कि महिलाएं मंत्री बनने के काबिल ही नहीं, उन्हें तो सिर्फ बच्चे पैदा करने चाहिए। زنها است که ملت شهید پرور پیدا میکنه، اینا را تربیه میکنه، با اخلاق اسلامی تربیه میکنه، اینا را در مقابل 3 تا ستمکش جهان در طی 100 سال اخیر کشف کرده. بدی کار چی است که یک زن مثلا وزیر باشه؟ چرا باشه؟ ما همین سوال تو بود، من دوال بود چرا نباشه؟ خود چرا نباشه؟ ما برات میگم که چرا نباشه. کاری که زن میکنه او زن نمیتونه اون کارو بکنه. یک چیزی در گردنش میندازی که او قابل از اون نیست که او را پیش ببره. क्या कहें आप इसे? ये तालिबान की मध्ययुगीन नहीं पाषाण युगीन सोच का नमूना है। ऐसी जहालत भरी सोच महिलाओं की काबिलियत को भला कैसे हजम कर सकती है? इसी सोच से डरकर अफगानिस्तान की एक महिला इन दिनों दहशत में जी रही है। नेगिन कापालवॉक ने जैसे ही सुना कि तालिबान काबुल की ओर बढ़ रहा है, वो दहशत से भर गयी। एक वक्त था जब वो इसी तरह महिलाओं के ऑर्केस्ट्रा की कंडक्टर के तौर पर काम करती थी। I had photographs with musicians and with musical instruments inside an album. I burnt all of it. I felt so awful. It felt like a lifetime of memories turned to ashes. कापालवॉक का ऑर्केस्ट्रा इतना कामयाब था कि उसने सिडनी ओपेरा हाउस में संगीत का जादू बिखेरा, वो भी तब जब वहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही थी। जोबरा के नाम से मशहूर इस ग्रुप ने अफगानी और वेस्टर्न म्यूजिक का फ्यूजन पेश किया था। इस ग्रुप में ज्यादातर लड़कियां काबुल के एक अनाथ आश्रम की थी। अब तालिबान के आते ही इनका संगीत खामोश हो गया है। When the Taliban moved towards Kabul, everyone stayed at home. They didn't go out, especially female musicians. I'm sure that every one of them felt the same as I did, that we'll never be able to play our music again. The Taliban would destroy our instruments and burn down our school. पिछली बार तालिबान ने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी और महिलाओं को काम करने से भी रोक दिया था। इसी डर से अफगानिस्तान की एक और संगीतकार और टीवी प्रेजेंटर मरजान फिदाई अफगानिस्तान छोड़कर चली गई। मरजान लड़कियों का एक गिटार बैंड चलाती थी, मगर जैसे ही काबुल तालिबान के हाथों में आया, इनका संगीत भी खामोश हो गया। वहीं काबुल में लगातार मिल रही धमकियों के बाद मरजान को काबुल छोड़कर इस्तांबुल जाना पड़ा। ये सब तब हुआ जब इस बार तालिबान ने भरोसा दिया कि वो महिलाओं को उनका हक देगा। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. मगर हकीकत यही है कि तालिबान को महिलाओं का हुनर, उनकी तरक्की पसंद नहीं और वो उन्हें महज बच्चा पैदा करने के काबिल ही समझता है। उसकी ये सोच जब तक नहीं सुधरती, तब तक दुनिया की नजरों में उसकी पहचान एक आतंकवादी के तौर पर ही बनी रहेगी। आज तक ब्यूरो।
ममता और बीजेपी में चुनावी युद्ध पार्ट 2 शुरू हो गया है। ममता अपने गढ़ भवानीपुर से हुंकार भर रही हैं। उपचुनाव के लिए तो बीजेपी नंदीग्राम की तरह भवानीपुर में ममता को घेरने की तैयारी में है। पार्टी ने ममता के विरुद्ध महिला उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को उतार दिया है और अपनी पूरी फौज प्रियंका के प्रचार में उतार दी। बंगाल में एक बार फिर ममता बनाम बीजेपी की जंग शुरू हो गई। ममता बनर्जी ने भवानीपुर से नामांकन भरकर हुंकार भरी। आज दोपहर बाद ममता बनर्जी पूरे लाव लश्कर के साथ नामांकन भरने पहुंची। भवानीपुर ममता का गढ़ है, यहां से पहले भी वो जीत चुकी हैं। कोलकाता के भवानीपुर सीट में ममता बनर्जी वापस आ चुकी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया था कि वो भवानीपुर छोड़ के नंदीग्राम लड़ाई लड़ेंगी, लेकिन नंदीग्राम की उस लड़ाई में ममता बनर्जी के हार के बाद अब ममता बनर्जी को फिर से अपने भवानीपुर सीट से लड़ना पड़ रहा है। भवानीपुर छोड़ ममता बनर्जी नंदीग्राम की जंग में कूदी थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी से वो हार गई। इस हार की टीस रह रहकर ममता को सताती रही है। নির্বাচনে তাই আমাকে আবার দাঁড়াতে হলো এদের ষড়যন্ত্রের জন্য। বাট আমি একটা খুশি হয়েছি, আমি ভবানীপুরে আমার ঘরে আবার ফেরত আসতে পেরে। নিশ্চয়ই ভবানীপুরের মানুষ মনে প্রাণে চেয়েছিলেন যে আমি ভবানীপুরেই থাকি। बीजेपी भवानीपुर को भी नंदीग्राम बनाने पर तुली है। पार्टी ने ममता के खिलाफ महिला उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को उतारा। प्रियंका विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। पिछले चुनाव में एंटली से टीएमसी के स्वर्ण कमल साहा ने 58,000 से ज्यादा वोटों से उन्हें हराया था। लड़ाई तो मैंने आपको लड़ करके दिखा दी कि लड़ाई लड़ने में मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, चाहे वो सरकार के विरोध में हो या किसी भी तरह हो। और वो लड़ाई लड़ करके हमने जीती है और जनता के लिए वो लड़ाई हमने जीती है, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जो है वो पूरे राज्य की मुख्यमंत्री है। वो उन लोगों की भी मुख्यमंत्री थी जिन लोगों को जान से मारा गया। वो उन औरतों की भी मुख्यमंत्री थी जिनकी इज्जत लूटी गई, बलात्कार किया गया। और वो उन लोगों की भी मुख्यमंत्री थी जिनको घरों से बेघर कर दिया गया। तो क्यों खामोश थी मुख्यमंत्री? तो आज पश्चिम बंगाल की जनता को ये तय करना है कि ये चुनाव वो सिर्फ किसी को इसलिए जिताते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनी रह सके और इस तरह का वायलेंस चारों तरफ फैल सके, या वो उसका साथ देंगे जिसने इस लड़ाई में उनके साथ बराबर से जो खड़ा रहा और उनके लिए वो लड़ाई लड़ी। भवानीपुर में बीजेपी को घेरने के लिए सांसद अर्जुन सिंह के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। अर्जुन सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। 2 सह पर्यवेक्षक ज्योतिर्मय सिंह महतो और सौमित्र खान होंगे, जबकि प्रचार कमेटी का अध्यक्ष रुद्रनील घोष को बनाया गया है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी, जिनमें 2 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और हरदीप पुरी शामिल हैं। इस लिस्ट में शाहनवाज हुसैन और मनोज तिवारी भी शामिल हैं। बीजेपी स्ट्रांग है, वो मुख्यमंत्री को बीजेपी हराया एक बार, दोबारा हराने में क्या है? हार जीत तो बाद में होगा। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में वहां लड़ाई करेगा। ममता बनर्जी को 1-1 इंच के लिए लड़ना पड़ेगा। बीजेपी ने भवानीपुर पर पूरा जोर लगाने के लिए हर वार्ड की जिम्मेदारी एक विधायक को सौंपी है। 8 वार्डों में 8 विधायक मुस्तैद होंगे। प्रेमा राजाराम के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। ममता बनर्जी के विरुद्ध मैदान में उतरने वाली बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल से हमने बात की। नॉमिनेशन फाइल करी उसी दिन बीजेपी प्रियंका टिब्रेवाल को अपने उम्मीदवार घोषित किया है। आपको कैसे लग रहा है? इट इज अ टफ फाइट, लेकिन आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। देखिए, पार्टी ने ये मेरे ऊपर विश्वास किया है, उसके लिए मैं अपनी पार्टी की बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं भाजपा की जो कैंडिडेट है उससे ज्यादा मैं पश्चिम बंगाल के लोगों की कैंडिडेट हूं। इसका कारण ये है कि आप सबने देखा है कि पिछले 5 महीनों में जो लड़ाई यहाँ हुई है उसमें जो लोगों ने मेरे ऊपर अपना विश्वास दिखाया है, जो शहीद परिवारों ने विश्वास दिखाया है, जिन महिलाओं का बलात्कार हुआ उन्होंने विश्वास दिखाया है, जिन लोगों को उनके घर तक पहुंचाया मैंने उन्होंने वो विश्वास दिखाया है। आप देखिए किसी भी सोशल मीडिया में हर जगह यही कमेंट है कि हाँ वो खुश हैं क्योंकि मुझे कैंडिडेट उतारा गया है। तो ये उस जनता का विश्वास है और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। जनता का विश्वास, और हाईकोर्ट में आप जनता के लिए लड़ चुके हैं, अभी आपकी दूसरी लड़ाई है, ये लड़ाई कैसी होगी? देखिए, एक लड़ाई तो मैंने आपको लड़ करके दिखा दी
कि लड़ाई लड़ने में मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं, चाहे वो सरकार के विरोध में हो या किसी भी तरह हो, और वो लड़ाई लड़ करके हमने जीती है और जनता के लिए वो लड़ाई हमने जीती है। क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जो है वो पूरे राज्य की मुख्यमंत्री है। वो उन लोगों की भी मुख्यमंत्री थी जिन लोगों को जान से मारा गया, वो उन औरतों की भी मुख्यमंत्री थी जिनकी इज्जत लूटी गई, बलात्कार किया गया, और वो उन लोगों की भी मुख्यमंत्री थी जिनको घरों से बेघर कर दिया गया। तो क्यों खामोश थी मुख्यमंत्री? तो आज पश्चिम बंगाल की जनता को ये तय करना है कि ये चुनाव वो सिर्फ किसी को इसलिए जिताते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनी रह सके और इस तरह का वायलेंस चारों तरफ फैल सके, या वो उसका साथ देंगे जिसने इस लड़ाई में उनके साथ बराबर से जो खड़ा रहा और उनके लिए वो लड़ाई लड़ी। गणेश चतुर्थी के दिन आपका नाम घोषित हुआ है, आपको कैसे लग रहा है? बहुत शुभ दिन है। विघ्नहर्ता है साथ में तो फिर डर क्या बात का है। गणपति बप्पा मोरया। आइए सीधे भवानीपुर लिए चलते हैं। इंद्रजीत कुंडू हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। कितनी मुश्किल ममता बनर्जी के लिए, लेकिन इस समय सीधे के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर रहा है। जो डिस्क्रिमिनेशन होते थे अनुच्छेद 370 के नाम पे महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, खास करके जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब है वहां पे, उनके खिलाफ, बकरवालों के खिलाफ, वाल्मीकि समाज के बंधुओं के खिलाफ, उनके बच्चे साधारण स्कूल तक में एडमिशन नहीं ले पाते थे। आज उनको शिक्षा मिल रही है। आज महिलाओं को जम्मू कश्मीर में अधिकार मिल रहा है। आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट को लेकर अभी चंद दिनों पहले अमित शाह जी ने पूरे विषय को सामने रखा था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को दुख हो रहा है, क्योंकि तुष्टीकरण और डिस्क्रिमिनेशन की राजनीति समाप्त हो रही है जम्मू कश्मीर में और विकासवाद आगे बढ़ रहा है। आज यह भी जान के दुख लगा, आज कोई साधारण दिन नहीं है, आज गणेश चतुर्थी है। वैसे में यदि भारतीय परंपराओं का हनन होता है, वैसे में यदि हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। राहुल गांधी जी ने आज अपने भाषण में मां वैष्णव देवी के तीर्थ स्थान को हम पिंडियों के रूप में कहते हैं, हम कहते हैं पिंडियां। उन्होंने कहा ये जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, ये मां की पिंडियां हैं। राहुल जी, आप हमारे सभ्यता को, हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को जानिए। आप करोड़ों लोगों को संबोधित करते हैं टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, देश विदेश में लोग आपको सुनते हैं और आप कहते हैं ये जो सिंबल्स हैं वो हमारी मां की पिंडियां हैं। सदियों से सर्वदा वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, ये कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। और आज भाषण देते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि आज मोदी जी की नीतियों के कारण मां दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी की जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो गई हैं, वो कम हो गई है। मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल जी, आपने अपने छोटे राजनीति के कारण, अपने पेटी पॉलिटिक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पेटी पॉलिटिक्स के कारण आपने भगवती मां को भी नहीं बख्शा। आप हमारे देवी देवताओं को राजनीति में लेकर आ गए। आपने आज जीएसटी को मां लक्ष्मी के साथ कंपेयर किया। आपने कहा जीएसटी आने के बाद मां लक्ष्मी की शक्तियां क्षीण हो गई है। मुझे आश्चर्य होता है, चंद दिनों पहले आपने जीएसटी का कंपैरिजन गब्बर सिंह के साथ किया था। जिस जीएसटी कंपैरिजन आप गब्बर सिंह से कर रहे थे, आज आप उसी जीएसटी का कंपैरिजन मां लक्ष्मी के साथ कर रहे हैं। ये आखिर हमारी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आप तो कहते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर का हूं। क्या इस प्रकार से कोई जम्मू कश्मीर का निवासी, कोई भी, क्या मां वैष्णव देवी के संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है? कदाचित नहीं। आपने आज कहा कि दुर्गा मां की शक्तियां घट गई है नरेंद्र मोदी जी के काल में। राहुल जी, आप समझ नहीं पाएंगे, मगर फिर भी ये हमारा कर्तव्य है कि आपको हम समझाएं। मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की, मां वैष्णव देवी की शक्तियां कभी क्षीण नहीं होती है। उनकी शक्तियां सदैव ही मार्गदर्शक शक्तियां होती हैं, वो पृथ्वी की सर्वोच्च शक्तियां होती हैं। इसलिए अपने छोटे राजनीति के कारण ये कहना कि माता की शक्ति क्षीण हो गई है, मुझे लगता है ये बहुत जबरदस्त निशाना साधा राहुल गांधी पर। संबित पात्रा, बीजेपी प्रवक्ता, ने कहा कि राहुल गांधी ने मां लक्ष्मी की तुलना जीएसटी से करके लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई।
ब्रेक से पहले संबित पात्रा को आपने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राहुल गांधी पर जबरदस्त आरोप लगाया। कहा कि राहुल गांधी ने जीएसटी की तुलना मां लक्ष्मी से करके काफी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा था कि मैं कश्मीरी पंडित हूं और कश्मीरी पंडितों की समस्याओं का समाधान मैं ही करूंगा। हमारे कश्मीरी पंडित भाई आए और मैं उनसे बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए किया, कॉम्पनसेशन देने की बात की थी, हमारी सरकार ने की थी, और बीजेपी ने हमें झूठा वायदा किया। मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं बात बोलता हूं मैं झूठ नहीं बोलता हूं, और मैं अपने भाइयों से कह रहा हूं, कश्मीरी पंडित जो भाई हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपकी मदद करके दिखाऊंगा। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। आज तक